हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो भी चीज़ें की हैं हमने पैरेलैक्स मेथड किया था। पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंसेस मेज़र करना या फिर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेज़र करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए क्या होते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है किसी एक डिराइव्ड क्वांटिटी की को अगर रिप्रेजेंट हम करना चाहते हैं तो बेस क्वांटिटीज जो हैं, बेसिक क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब, इनकी कितनी पावर हमें लगानी पड़ती है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल से आप अच्छे समझेंगे इसको। देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूं वेलोसिटी या स्पीड की, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यानी कितना कितना विस्थापन, कितनी दूरी तय की कितने समय में, वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो दूरी एक तरीके से हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और टाइम मापते हैं सेकंड में। तो अब देखिए, मीटर का मतलब है लेंथ। मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखें हम कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो उसकी बेस का मतलब मीटर, मीटर का मतलब क्या है? बेस यूनिट। तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ, डिवाइड बाय टाइम, टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी को। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? एल की पावर 1 और टी की पावर -1, और एम को भी लेना है तो एम की पावर 0 कर दी जाएगी, क्योंकि एम वहां पर मास है ही नहीं इस वेलोसिटी नाम की क्वांटिटी में। ठीक है, तो एक क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या बना हमारा? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशंस का मतलब क्या है कि उसको बेसिक क्वांटिटीज की कितनी पावर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एल की पावर 1 और टी की पावर -1 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी को। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक ऐसे ही एरिया, एरिया क्या होता है? आप सबको पता है, अगर हम एक वर्ग का एरिया या किसी आयत का एरिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया देखें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीटर मतलब लेंथ की पावर, यहां पे लेंथ गुना लेंथ यानी लेंथ की पावर 2। तो ये फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m0, l2 और t0। बिकॉज एरिया में ना तो मास होता है ना टाइम होता है, केवल लेंथ होती है, और लेंथ की भी पावर 2। इस तरीके से हम एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली ये तीन, मास, लेंथ और टाइम, इनकी पावर से बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं हम दिखा सकते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनमें आगे की बेसिक यूनिट हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन है, और एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। उनको भी हम यूज करके और बहुत सारी क्वांटिटीज दिखा सकते हैं। लेकिन आपके स्कोप में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं कुछ क्वांटिटीज आपको बता देता हूं जिससे आप डायमेंशनल फॉर्मूले समझ पाएं अच्छे से और उनको आगे यूज कर पाएं। आपको करीब करीब 10-15 डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, आपका काम है ये। देखिए, 10-15 मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि फिलहाल आप केवल डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं वो समझ रहे हैं। बाकी कम से कम भी जब तक आप 11th की फिजिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, आप 40-50 डायमेंशनल फॉर्मूले कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको 10-15, क्योंकि क्रैमिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्रैमिंग से हमारा माइंड जो है वो थोड़ा बर्डनसम होता है, बर्डनसम फील करता है, थोड़ा हमें बोझ लगने लगती है पढ़ाई। तो इसलिए आपको सिंपल से फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, आगे जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ेंगे ना, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, एंगुलर मोमेंटम, उन सब को धीरे धीरे कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे और फिर डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हम सीखेंगे। तो ऑलमोस्ट 40 से 50 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें लिखने आ जाएंगे। लेकिन हम क्योंकि अभी समझ रहे हैं इसको, तो इसके लिए 10-15 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, एरिया, एरिया मैंने आपको बताया मीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो L2 हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, m0, L2 और T0 ऐसे डिनोट करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप सबको पता है क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं, तो एक तरीके से मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ, तो
चाहे क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, सबकी वॉल्यूम, अगर आप सिलेंडर की वॉल्यूम भी मापेंगे, कोई भी वॉल्यूम है तो वो हमेशा क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है, यानी लेंथ की पावर 3। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m0 L3 और T0, ऐसे हम डिनोट करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी आपको मैंने समझाया था केमिस्ट्री के लेक्चर में, मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास, कितना द्रव्यमान कितने वॉल्यूम में है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, किसी चीज की घनत्व। तो मास को हम मापते हैं m में और वॉल्यूम अभी देखा किसमें, L3 में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 L-3 और T0। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये L3 नीचे था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। m1 L-3 T0, ये क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि दिए हुए आयतन में किसी चीज का कितना भार है, कितना मास है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे कि लोहा, और अगर हम किसी भी लोहा और पानी, ठीक है, या लोहा या लकड़ी, इनकी डेंसिटी की तुलना करें तो डेंस कौन है, लोहा, क्योंकि लोहा थोड़े से आयतन में ही ज्यादा मास कैरी करता है। ठीक है, एक तो मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का लोहे का टुकड़ा लूं और एक मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का लकड़ी का टुकड़ा लूं, तो आप देखेंगे वॉल्यूम सेम होते हुए भी मास किसका ज्यादा है, लोहे का। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी वो टर्म है जो घनत्व बताती है कितना मास कितनी वॉल्यूम में है, और इसका फॉर्मूला ये होगा। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी। इनका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, वो सेकंड यूनिट में आप अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए केवल आप इतना समझें, डायमेंशन डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए L है और टाइम के लिए T है। तो हमारा ये हो जाएगा m0 L1 और T-1, T ऊपर जाके -1 हो जाएगा। उसके बाद ये एक टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझे आप इस बात को, डेंसिटी किसी चीज की, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं तो उसकी डेंसिटी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि भी पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है ना, उसकी तुलना में किसी चीज की डेंसिटी कितनी ज्यादा या कितनी कम है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे है 1, और कोई बॉडी है उसकी डेंसिटी है 10, तो 10/1 स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कितनी हो गई है, 10। इसका मतलब पानी से वो 10 गुना ज्यादा डेंस है मटेरियल। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है, ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी। तो उस केस में क्या होगा, ऊपर भी डेंसिटी का डायमेंशन, नीचे भी डेंसिटी का डायमेंशन कट जाएंगे आपस में। तो ऊपर भी m/L3, नीचे भी m/L3, चाहे वो अलग अलग चीजों की है लेकिन है तो डेंसिटी। मान लीजिए डिस्टेंस बटे डिस्टेंस करते हैं हम, तो डिस्टेंस भी लेंथ में L में और नीचे भी डिस्टेंस L में, तो L से L कैंसिल। ठीक ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हम देखेंगे कि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि सीधी बात ये है कि 10/1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर निकल जाएगा, केवल 10 वैल्यू बचेगी, और वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, वो तो संख्यात्मक वैल्यू है, उसके लिए कोई डायमेंशनल वैल्यू नहीं होगी। इसलिए m0 L0 T0। कई यूनिट्स, कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं, जिनमें से एक हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन भी एक ऐसी ही क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा एंगल को भी ले लिया जाता है, देखते हैं अभी आगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं आपको इसका अच्छे से समझाता हूं क्या होता है एक्सेलरेशन। जैसे हमने कोई बाइक स्टार्ट की, शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है, फिर क्या हुआ, अगले मिनट में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगले और 1 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अगले 1 और मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कितना चेंज हो रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। तो एक तरीके से ऊपर जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ऊपर L1 T-1 डिवाइड बाई नीचे है टाइम। टाइम सेकंड मिनट कुछ भी है, लेकिन डायमेंशन तो टाइम की रहेगी ना, तो उसको लेंगे हम T। ठीक है, तो इसको पूरे को देखेंगे तो L1 T-2 हो जाएगा।
ठीक है, पूरा देखेंगे तो m0 L1 t माइनस 2, क्योंकि एक 1 नीचे है, ऊपर जाके ये भी -1 हो जाएगा और 2 -1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो समझिए इसको, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कितना एक समय में कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज बटे टाइम, यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर और डिवाइड बाय नीचे होगा जो फॉर्मूला होगा टाइम का। ठीक है, m0 L1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन को और भी अच्छे से सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, पूरा एक्सेलरेशन डिटेल से है सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं किसी भी वस्तु में जो गतिमान है, गतिमान मतलब जो चीज गति में है, मोशन में है, उस वस्तु के अंदर मोशन की कितनी मात्रा है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, तो उस मोशन की अमाउंट को कैसे ज्ञात करते हैं? उसका भार गुना उसकी वेग या वेलोसिटी। ठीक है, देखिए आप समझिए इस चीज को, जैसे बुलेट है, बुलेट मतलब गोली बहुत छोटी होती है, मास बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है उसकी, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उसका बहुत हाई हो जाता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को ऐसे भी समझते हैं कि किसी गतिमान चीज को, किसी मोशन वाली चीज को रोकने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो भी क्या हमें देता है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू देता है। ठीक है, तो मास के लिए क्या हो गया m और वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1, तो m1 L1 t माइनस 1, ये क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कोई अगर वस्तु जिसका मास m है और v वेलोसिटी से जा रही है, तो उसमें गति की कितनी मात्रा है या फिर उसको रोकने में कितना जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, वो है लीनियर मोमेंटम। एक ट्रक भरा हुआ है पूरा, तो वो अगर स्लो स्पीड से भी होगा ना, तो भी ब्रेक लगाने थोड़े मुश्किल होते हैं, उसको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक साइकिल ज्यादा तेज भी आ रही है तो भी एकदम से रुक सकती है, क्योंकि मास बहुत कम है। क्योंकि टोटल वैल्यू अगर देखें, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। किसी भारी वस्तु में अगर वेलोसिटी भी कम है तो भी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, और किसी हल्की वस्तु की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो भी उसका लीनियर मोमेंटम, यानी उसको रोकने के लिए जो बल लगाया जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे डायमेंशन जो यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसके हम लिए करेंगे फोर्स। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन समझिए क्या है भाई, किसी चीज का मास m है और उसके अंदर a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है m इंटू ए, तो हम बोलेंगे उसके ऊपर फोर्स कितना लगा है, m इंटू ए। ठीक है, मतलब समझिए इस बात का, फोर्स का मतलब आपने सुना है, समझा है, वह धक्का या खिंचाव। तो देखिए, मास के लिए होता है m1 और एक्सेलरेशन के लिए अभी निकाला था हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, L1 t माइनस 1 बटे t। तो इस तरीके से कई फॉर्मूले ऐसे भी आएंगे जिनको आप एक्सेलरेशन का याद नहीं है तो वेलोसिटी बटे टाइम कर लो, वेलोसिटी का याद नहीं है तो डिस्टेंस बटे टाइम कर लो, ऐसे खोल के भी हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो m1 L1 t माइनस 2, फोर्स का मतलब होता है वह धक्का या खिंचाव जो किसी चीज को अपनी जगह से हिला दे या किसी की डायरेक्शन चेंज कर दे या हिलाने की कोशिश करे, वो सारी चीजें फोर्स में आती है। मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। इंपल्स क्या होता है, ये देखिए, इंपल्स वो फोर्स होता है जो थोड़े टाइम के लिए लगता है, जिसका लेकिन इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इंपल्स मतलब होता है ऐसा फोर्स जो थोड़े से टाइम के लिए लगता है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है, प्रभाव जो है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। आपने एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। अगर हम इस टाइम को बढ़ा देना, टाइम अगर बढ़ जाए तो वो इंपैक्ट कम हो सकता है। जैसे कि अगर आप छत से कूदते हैं और नीचे फर्श है तो आपको चोट लगने की ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर नीचे रेत है तो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि रेत एकदम से इंपैक्ट नहीं डालेगा, आप थोड़ा सा धंस जाएंगे, यानी कि टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलेगा तो उतना इंपैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक ऐसे ही आपने कभी क्रिकेट में देखा हो कि जब क्रिकेटर कैच करते हैं तो बॉल को थोड़ा सा पकड़ते टाइम ऐसे पीछे की तरफ हाथ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल को सेट होने में टाइम मिल जाता है और वो ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती, वो लगती नहीं है ज्यादा फिर। तो ये इंपल्स होता है। और इंपल्स को हम कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2 और इनटू में टाइम एक और है, तो m1 L1 और t माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, m1 L1 और t माइनस 1 होने के बाद
हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला किया था, वो भी ये है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, m1l1 t-1। इस चीज को भी समझे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं प्रेशर का। हम सब्जी मंडी में गए एक बैग लेकर, उस बैग की बहुत पतली रस्सियां थी और हमने डाल लिए तरबूज खरबूजे भारी भारी चीजें। तो वो रस्सी जब हम उठाएंगे ना उस टोकरी को, उस बैग को, तो वो रस्सी चुभेगी हमें। क्यों? क्योंकि फोर्स यानी वेट तो चीजों में बहुत ज्यादा है, बट एरिया उस रस्सी का बहुत कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फोर्स है 10 और एरिया है 2, तो प्रेशर कितना बन जाएगा 5। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक मोटी जो स्ट्रिप है, रस्सी है, उस वाला बैग लेकर जाता हूं जिसका एरिया कितना हो गया 5, तो प्रेशर अपने आप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स। तो प्रेशर का मतलब है फोर्स बाई एरिया। तो समझें इसको, फोर्स बाई एरिया। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1l1 t-2। ये तो आप याद कर ही लें, ये बहुत यूज होने वाला है। फोर्स का वर्क में भी होगा, एनर्जी में भी होगा। ठीक है, पावर को भी निकालना है तो भी, प्रेशर में हो रहा है, फोर्स खुद इंपल्स में हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स वाला फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, m1l1 t-2। और एरिया को मापते हैं हम किस में, मीटर स्क्वायर में, यानी कि L2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 L-1 और t-2, ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने कितनी दूर किसी चीज फोर्स लगाया और कितनी दूर कोई चीज विस्थापित हो गई, उन दोनों चीजों की गुणा कर देंगे तो वर्क हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और वो चीज 5 मीटर विस्थापित हो गई, 5 मीटर आगे चली गई, तो उसका वर्क हमने कितना कर दिया, 10 गुना 5, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, 10 गुना 5 यानी 50 जूल काम हमने कर दिया। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, m1 L1 और t-2, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को L1 के रूप में मापते हैं, तो m1 L2 और t-2, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और आपको पता होना चाहिए एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो इसका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। उसके बाद आता है पावर आपने 10th क्लास में भी किया होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो W/T, कितना काम कितने समय में हुआ। ठीक है, यानी अगर आप 5 मिनट में 10 रोटी खा जाते हैं तो आप बड़े शक्तिशाली हैं। W/T, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क का मतलब है m1 L2 और t-2 डिवाइड बाई t, m1 L2 t-3। ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मान लीजिए वर्क आपको याद नहीं है कि वर्क का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। फोर्स का याद नहीं आ रहा तो फोर्स का क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन का याद नहीं आ रहा तो वेलोसिटी बटे टाइम। इस तरीके से हम एक डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, अगर हमें उसका मेन फॉर्मूला पता है तो हम उसको डिवाइड कर करके लास्ट तक आराम से ये डायमेंशन फॉर्मूला अचीव कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एक क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक तार है इलास्टिक का मतलब होता है कि जो खिंच जाए और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे कोई तार है, हमने खींचा उसको और खींच के छोड़ दिया, फिर क्या किया, मान लीजिए ये तार है, हमने इसको खींचा और इतना खींच दिया, फिर जब छोड़ा तो हमने देखा कि ये इतना खींचा रह गया। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ डेल्टा L बढ़ गई है। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, कितनी लेंथ उसकी बढ़ी और कितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इस रिलेशन को बोलते हैं स्ट्रेन, यानी इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। अब हमें इस बात का पता है चेंज जो लेंथ में होगा वो भी मीटर सेंटीमीटर में मापेंगे, जो पहले लेंथ थी वो भी मीटर सेंटीमीटर में, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गया ऊपर नीचे, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, स्ट्रेन इज अनदर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। से पहले कौन सी की थी हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी क्या थी, एक
डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी। तो ये मैंने आज आपको 14-15 फॉर्मूले जितने बताए हैं इनको अच्छे से समझिए, करिए। बुक्स आपके पास जो भी रेफरेंस के लिए हैं उन बुक्स में देखिए कितने आप अपने आप से समझ सकते हैं, जितने समझ सकते हैं उतने करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे क्रैम कर लीजिए, नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। आराम से जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे फिजिक्स में तो आपको बहुत ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक से समझना है। समझकर जो चीजें की जाती हैं वो ज्यादा समय तक दिमाग में भी रहती हैं, और जो चीजें आप क्रैम करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो आपको क्रैम नहीं करना, क्रैम कम से कम करना है, आपको चीजें समझनी है, समझ के करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए 9896570792। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।